कहानी है पैसा ही सब कुछ आयुषी के लिए। मिहिर बेचैनी से कमरे में चहलकदमी कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे। वह सोने जा रहा था कि देव के स्कूल से आए प्रधानाचार्य के फोन ने उसे परेशान कर दिया। प्रधानाचार्य ने कहा था कि देव बीमार है और आपको याद कर रहा है। उसे हुआ क्या है? घबरा कर मिहिर ने पूछा। वायरल फीवर है। कब से? सुस्त तो वह कल शाम से ही था, पर फीवर आज सुबह हुआ है, प्रधानाचार्य ने बताया। क्या बेहुदा मजाक है? मिहिर के स्वर में सख्ती घुल गई थी। तुरंत आपने चेकअप क्यों नहीं करवाया? बच्चों की ऐसी ही देखभाल करते हैं आप लोग। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो आप बेवजह नाराज हो रहे हैं, प्रधानाचार्य ने उसकी बात बीच में काटकर विनम्रता से कहा था। यहाँ रहने वाले सभी बच्चों का घर की तरह ख्याल रखा जाता है, पर उन्हें जब माँ बाप की याद आने लगे तो उदास हो जाते हैं। यद्यपि हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा न हो, पर नए बच्चों के साथ अक्सर ऐसी समस्या आ जाती है। देव अब कैसा है? प्रधानाचार्य की विनम्रता से प्रभावित होकर मिहिर सहजता से बोला था। चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर के साथ मैं लगातार उसकी देखभाल कर रहा हूँ। आप सुबह आकर उससे मिल लें तो बेहतर रहेगा। वह तो इसी वक्त जाना चाहता था, पर पिछले 2 घंटे से तेज बारिश हो रही थी। अब तक तो पूरा शहर टापू बन चुका होगा। रास्ते में कहीं स्कूटर फंस गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। फिलहाल जाने का विचार छोड़कर वह सोफे पर पसर गया। सामने फ्रेम में जड़ी आयुषी की मुस्कुराती तस्वीर रखी थी। उसके बारे में सोचकर उसके मुंह का स्वाद कसेला हो गया। आयुषी सिर्फ बॉस, ऑफिस और अपने बारे में ही सोचती थी, और किसी विषय में सोचने समझने का उसके पास समय ही नहीं था। उस पर तो हर पल काम, तरक्की और अधिक से अधिक पैसा कमाने की धुन सवार थी। मशीनी युग में वह मशीन बन गई थी। शायद इसीलिए उसके दिल में बेटे और पति के लिए कोई संवेदना नहीं थी। अब तो मिहिर अकेला रहने का अभ्यस्त हो गया था। कभी कभी न चाहते हुए भी समझौता करना पड़ता है। यही तो जिंदगी है। अचानक बिजली चली गई। कमरा घने अंधकार के आगोश में सिमट गया। वह यूं ही निश्चल और निश्चेष्ट बैठा अपने जीवन के बारे में सोचता रहा। अब उसके भीतर और बाहर फैली स्याही में कोई फर्क नहीं था। कुछ देर बाद गर्मी से घुटन होने पर वह उठा और दीवार का सहारा लेते हुए खिड़की खोली। ठंडी हवा के झोंकों से उसके तपते दिमाग को राहत मिली। बाहर बारिश का तेज शोर शांति भंग कर रहा था। सहसा तेज ध्वनि के साथ बिजली चमककर कहीं दूर गिरी। उसे लगा कि ऐसी ही बिजली उसके आंगन में भी गिरी है, जिसमें उसका सुख चैन, आयुषी का प्रेम और देव का चुलबुला बचपन राख हो चुका है। उसने तो सहेजने की बहुत कोशिश की, पर सब कुछ बिखरता चला गया। 6 साल का देव पहले कितना शरारती था। उसके साथ घर का हर कोना खिलखिलाता था, पर अब तो वह हंसना ही भूल गया था। उसके और आयुषी के बीच आए दिन होने वाले झगड़ों में देव का मासूम बचपन खो चुका था। विवाद टालने के लिए वह कितना एडजस्ट करता था, और आयुषी थी कि छोटी से छोटी बात पर आसमान सिर पर उठा लेती थी। उसका छोटा सा घर, जिसे उसने बड़े प्यार से सींचा था, ज्वालामुखी बन चुका था, जिसकी आंच में अब वह हर पल सुलगता था। मिहिर की आंखों में आंसुओं के साथ बीती यादें चुपके से उतर कर तैरने लगी। वह अपने ऑफिस की ओर से जिस मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंशियल डील के लिए गया था, आयुषी वहां अकाउंटेंट थी। हाय हेलो के साथ शुरू हुई औपचारिक मुलाकात रेस्तरां में चाय की चुस्कियों के साथ दिल की गहराई तक जा पहुंची थी। 1 साल के भीतर दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। मिहिर हनीमून के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहता था। उसने ऑफिस में छुट्टी के लिए अर्जी दे दी थी, पर आयुषी तैयार नहीं हुई। पहले करियर सेटल हो जाने दो, हनीमून के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अच्छी खासी तो नौकरी है। मिहिर ने उसे समझाने का प्रयास किया। मोटी तनख्वाह मिलती है, और क्या चाहिए? जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता। आयुषी ने परोक्ष रूप से उस पर कटाक्ष किया। मिडिल क्लास की सोच सीमित दायरे में सिमटी रहती है, इसीलिए वह हाई सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाता। मिहिर तिलमिलाकर रह गया। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े ख्वाब देखने पड़ते हैं, और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत। आयुषी बोली, अभी स्टेटस सिंबल के नाम पर हमारे पास क्या है? कार, बंगला, एसी और नौकर चाकर कुछ भी तो नहीं।
इस खटारा स्कूटर और 2 कमरे के फ्लैट में कब तक खटते रहेंगे? तुम्हें तो किसी अरबपति से शादी करनी चाहिए थी। मिहिर कुड़कर बोला, मेरे साथ यह सब नहीं मिल सकेगा। मिहिर को मन मारकर छुट्टी कैंसिल करानी पड़ी। घर की सफाई और खाना बनाने के लिए बाई थी। कई जगह काम करने के कारण वह शाम को कभी कभार लेट हो जाती थी। मिहिर कभी चाय की फरमाइश करता तो आयुषी टीवी प्रोग्राम पर निगाह जमाए बेरुखी से जवाब देती, तुम ऑफिस से आए हो तो मैं भी घर में नहीं बैठी थी। 2 कप चाय बनाने में थक नहीं जाओगे? ये तुम्हारा काम है, मेरा क्यों? वह चिढ़ जाती, तुम्हारा क्यों नहीं? तुमसे पहले ऑफिस जाती हूँ और काम भी तुमसे अधिक टिपिकल करती हूँ। अकाउंट संभालना हंसी खेल नहीं है। इसके बाद तो मिहिर के पास 2 ही रास्ते बचते थे, खुद चाय बनाए या बाई के आने का इंतजार करे। दूसरा विकल्प उसे ज्यादा मुफीद लगता था। वह नारी पुरुष समानता का विरोधी नहीं था, पर आयुषी को भी तो उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। जब वह शांत हो जाता तो आयुषी अपने लिए 1 कप चाय बनाकर टीवी देखने में मशगूल हो जाती, और वह अपमान के घूंट पीकर रह जाता था। उसके वैवाहिक जीवन की नौका डोलने लगी थी। मिहिर ने सदा ऐसी पत्नी की कल्पना की थी जो उसके प्रति समर्पित रहे, केवल अहम की तुष्टि के लिए समानता की बात न करे, बल्कि सुख दुख में बराबर की भागीदार रहे। उसके मन को समझे, हृदय की गहराई से प्यार करे, और जिसके आंचल की छांव तले वह 2 पल सुख शांति से विश्राम कर सके। बाई के बनाए खाने से पेट तो भर जाता था, पर मन भूखा ही रह जाता था। काश आयुषी कभी अपने हाथ से एक कौर ही खिला देती तो वह तृप्त हो जाता। एक सुबह आयुषी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि तेज चक्कर आने लगे। मिहिर उसे तुरंत अस्पताल ले गया। चेकअप करके डॉक्टर ने बधाई दी कि वह मां बनने वाली है। मैं अभी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, तो पहले से सेफ्टी करनी थी। आगे से ध्यान रखूंगी। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। फिलहाल तो इस बच्चे का गर्भपात चाहती हूँ। ये खतरनाक हो सकता है, डॉक्टर गंभीरता से बोली। संभव है आप भविष्य में फिर कभी मां न बन सकें। अपना भला बुरा मैं बेहतर समझती हूँ। आप अपनी फीस बताए। आयुषी जी, वह सख्ती से बोली। डॉक्टर के लिए मरीज का हित सर्वोपरि होता है। आपके लिए जो उचित था, मैंने बता दिया। वैसे भी यहाँ भ्रूण हत्या नहीं की जाती है। आप नहीं करेंगी तो कोई और कर देगा। बेशक, शहर में ऐसे डॉक्टरों की कमी नहीं है, जो रुपयों के लालच में इस घिनौने काम को अंजाम दे देंगे। पर मैंने कईयों को जिद पूरी होने के बाद औलाद के लिए तड़पते देखा है। उस दिन घर में तनाव का माहौल रहा। मिहिर चाहता था कि आंगन मासूम किलकारियों से गुलजार हो सकता है मां बनने के बाद आयुषी के स्वभाव में परिवर्तन आ जाए। तब गृहस्थी की बगिया महक उठेगी। पर आयुषी तैयार नहीं थी। उसका तर्क था कि यही तो उम्र है कुछ कर गुजरने की। अभी से बाल बच्चों के भंवर में उलझ गई तो लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकेगी। सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए टैलेंट के साथ आकर्षक फिगर भी चाहिए, वरना कौन पूछता है। मिहिर बड़ी मुश्किल और मिन्नतों के बाद उसे राजी कर सका। आयुषी ने ठीक समय पर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अपने प्रतिरूप को देख मिहिर निहाल हो गया। बेटे ने उसका उजड़ा मन प्रकाश से भर दिया था, इसलिए बड़े प्यार से उसका नाम देव रखा। दिन में उसकी देखभाल करने के लिए मिहिर ने एक अच्छी आया का प्रबंध कर लिया था। बेटे को जन्म तो आयुषी ने दिया था, पर मां की भूमिका मिहिर निभा रहा था। देव सुबह शाम उसकी बाहों के झूले में झूलकर बड़ा होने लगा। वह 4 साल का हो गया था। रात के 10 बज चुके थे। आयुषी ऑफिस से नहीं लौटी थी। मिहिर उसके मोबाइल पर कई बार फोन कर चुका था। घंटी जा रही थी, पर वह रिसीव नहीं कर रही थी। उसने ऑफिस फोन किया, वहां से भी कोई उत्तर नहीं मिला। वैसे भी इस वक्त वहां किसी को नहीं होना था। देव को सुलाकर वह जागता रहा। आयुषी 12 बजे के बाद आई। कहाँ थी अब तक? मिहिर ने सवाल दागा। मैं कितना परेशान हो गया था। मेरा प्रमोशन बॉस की प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर हो गया। उसकी चिंता से बेफिक्र वह मुदित मन से बोली, कंपनी की ओर से शानदार बंगला और एसी गाड़ी मिलेगी। प्रमोशन की खुशी में बॉस ने पार्टी दी थी। वहीं बिजी थी, फोन तो रिसीव कर लेती। शोर शराबे में आवाज नहीं सुनाई दी। तुमने ड्रिंक ली है? उसके मुंह से आती महक ने उसे आंदोलित कर दिया। कम ऑन डियर, आयुषी ने लापरवाही से कहा।
बॉस नहीं माने तो थोड़ी सी लेनी पड़ी। उन्हें नाराज तो नहीं कर सकती ना। सबका ख्याल रखना पड़ता है। शर्म आती है तुम्हारी बातें सुनकर। मेरी कभी परवाह नहीं की और दूसरों की खुशी के लिए मान मर्यादा ताक पर रख दी। वॉट नॉनसेंस। वह बिफर पड़ी। यू आर मेंटली इल। मेरा कद तुमसे ऊंचा हो गया तो जलन होने लगी। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो इसलिए ऐसे घटिया विचार तुम्हारे दिमाग में ही आ सकते हैं। तुमने मुझे नीच कहा। वह क्रोध से कांपने लगी। अभी तुम होश में नहीं हो। मिहिर ने विस्फोटक होती स्थिति को संभालने की कोशिश की। सुबह बात करेंगे। तुम्हारा असली रूप देखकर होश में तो आ जाई हूँ। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम जैसे संकीर्ण इंसान के साथ मैंने इतने दिन कैसे गुजार लिए। पानी सिर के ऊपर बहने लगा था। मिहिर की इच्छा हुई कि उसका नशा हिरन कर दे, पर इससे बात बिगड़ सकती थी। देव जाग गया था और मम्मी पापा को चीखते चिल्लाते देख सहमा सा खड़ा था। मिहिर उसे लेकर दूसरे कमरे में चला गया। आयुषी इसके बाद भी काफी देर तक बड़बड़ाती रही। अब वह अक्सर देर रात को लौटती और कभी कभी अगले दिन। मिहिर पूछता तो पार्टी या टूर की बात कहकर बेरुखी से टाल देती। अब तो ड्रिंक लेना उसके लिए रोजमर्रा की बात हो गई थी। मिहिर समझाने की कोशिश करता तो दंगा फसाद शुरू हो जाता था। इस दमघोंटू माहौल में देव अंतर्मुखी होता जा रहा था। उसका बचपन जैसे उसके भीतर सिमट चुका था। मिहिर ने हर संभव कोशिश की पर उसके होठों पर मुस्कान न ला सका। वह घबराकर उसे मनोचिकित्सक के पास ले गया। पूरी बात सुनकर डॉक्टर बोले, बच्चों में फूल सी कोमलता और मासूमियत होती है, जिसकी खुशबू से घर का उपवन महकता है। वह जिस डाल पर खिलते हैं, उसकी जड़ माता पिता होते हैं। जब जड़ को घुन लग जाए तो फूल खिले नहीं रह सकते। थोड़ा रुककर डॉक्टर फिर बोले, मिस्टर मिहिर आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण को बारीकी से महसूस करता है और उसी के अनुरूप ढलता है। माँ बाप के झगड़े में वह स्वयं को भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करता है। इस स्थिति में उसके भीतर कुंठा या हिंसा की प्रवृत्ति पनपने लगती है। कभी कभी वह विक्षिप्त अथवा कई तरह के मानसिक रोगों का शिकार भी हो जाता है। पति पत्नी के ईगो में उसका वर्तमान व भविष्य दोनों अंधकार में हो जाते हैं। मेरी राय में आप घर में शांति स्थापित करें या देव को इस माहौल से कहीं दूर ले जाएं। मिहिर ने आयुषी को सब कुछ बताया पर उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसे बेटे से अधिक अपने करियर से लगाव था। मिहिर ने बहुत सोच समझकर उसे शहर से दूर आवासीय विद्यालय में एडमिशन दिला दिया था। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। सफलता का नशा आयुषी के सिर इस कदर चढ़कर बोल रहा था कि एक दिन मिहिर से नाता तोड़कर नए बंगले में शिफ्ट हो गई। उसने मिहिर को जीवन के उस मोड़ पर छोड़ दिया था जिसके आगे कोई रास्ता नहीं था। बेवफाई से वह टूट चुका था। वह तो देव के लिए जी रहा था, वरना उसके मन में कोई चाह शेष नहीं थी। बिजली आ गई थी। खिड़की बंद कर उसने गालों पर धुलक आए आंसू पोंछे और वापस सोफे पर आकर बैठ गया। वह सुबह स्कूल पहुंचा। बेटे को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। देव भी उससे ऐसे लिपट गया मानो वर्षों बाद मिला हो। पापा, उसने सुबकते हुए कहा, आप भी यहीं आ जाओ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तुझे लेने ही तो आया हूँ, सदा के लिए। उसे प्यार करके वह बोला, मेरा बेटा हमेशा पापा के पास रहेगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। देव की आंखों में आतंक की परछाइयां तैरने लगी। मम्मी से बहुत डर लगता है। हम दोनों के अलावा वहां कोई नहीं रहेगा। अब सारा जहां अपना है। खूब खेलेंगे, खाएंगे और मस्ती करेंगे। देव अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा। सच पापा। वह खिल गया। मिहिर ने उसका माथा चूम लिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।